हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। और यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर डिस्कस नहीं किया जाता, करंट प्लस स्टैटिक दोनों को मिला करके डिस्कस किया जाता है। यानी अगर कोई न्यूज करंट में है, कोई न्यूज बनी हुई है, उसके अलावा क्या करते हैं हम, तो उसका स्टैटिक पोर्शन जो भी होता है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उसको भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाता है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये यहाँ पे एक शॉर्ट न्यूज है किसके बारे में, तो ये जो इन्वेस्ट इंडिया है इसके अभी प्रबंध निदेशक और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह लेंगे, ये लेंगे मनमीत के नंदा की जगह। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो एडिटोरियल है या आर्टिकल है उसके बारे में। ये कहाँ का, तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में छपा था। किसके बारे में है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र है उसने एक साल में कितना, तो लगभग 7 लाख नई जॉब क्रिएट की है। यानी आप देख सकते हैं कि एक वर्ष के भीतर 7 लाख जॉब देने वाला ये बन गया है नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। हम देखते हैं इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है। अब यहाँ पे ये है जो IREN है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। ये क्या बताती है, तो इसने ये बताया कि 2021 में लगभग 12.7 मिलियन नई जॉब क्रिएट हुई है टोटल यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें से 4.3 मिलियन किसमें, तो सोलर के क्षेत्र में, यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना है, तो 4.3 मिलियन, और आफ्टर ऑल देखेंगे तो 12.7 मिलियन। यहाँ पे बात की जा रही है, आप देख सकते हैं कि 2021 में कितना हुआ है 12.7, 2020 में कितना था, तो 12 मिलियन था, 2019 में 11.5 था, 2018 में कितना था, तो यहाँ पे 11 था, 2017 में 10.5 था। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार ग्रोथ हो रही है इस क्षेत्र में, लगातार इस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है जॉब में। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जाए, इसको भी किसने पब्लिश किया, तो IREN ने ही बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है, उसके अलावा अलग अलग तरीके से डेटा दिया गया है कि किसमें कितनी जॉब निकल करके आई है सामने। तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से ध्यान से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो इसमें बात की 2021 में दुनिया भर में 12.7 मिलियन लोगों को रोजगार मिला। जो 2020 में कितना था, तो 12 मिलियन था, 12 मिलियन था 2020 में, 2021 में कितना हो गया 12.7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट बताया कि जो ये जॉब निकल कर आ रही है 12.7 मिलियन जो जॉब निकली है, इसका 2/3 कहाँ पे है, तो इसका 2/3 एशिया में संकेंद्रित है। और अगर एशिया के अंदर भी देखेंगे तो कहाँ पे, तो चाइना में इसका लगभग 40% है। यानी जितनी भी जॉब निकल रही है इसका लगभग 40% कहाँ पे, तो चाइना में है, चीन में। इसके बाद किसका स्थान आता है, तो इसके बाद आता है यूरोपीय यूनियन और ब्राजील। इन दोनों के पास कितना है इसका, तो इसके पास है 10% प्रत्येक के पास। उसके अलावा फिर कौन आता है, तो यूएसए, और उसके अलावा इंडिया। इन दोनों के पास कितना कितना, तो लगभग 7% दोनों के पास। विकसित अर्थव्यवस्थाओं को निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, ये तरीके के जो देश हैं जिनकी इकोनॉमी डेवलप है उनके बारे में बात की जा रही है। ये देश 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 60% की वृद्धि हासिल करने की राह पर अग्रसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना में कितना था 5,368, इंडिया में 863, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन में 1242, यहाँ पे जर्मनी में आप देख सकते हैं 352। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रवार आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये आपको पहले डेटा बता दिया गया, तो ये सिर्फ फैक्ट शीट है, डेटा इसको आप अपने हिसाब से आराम से देख लेंगे। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्षेत्रीय रुझान क्या है, यानी रीजनल लेवल पर देखेंगे तो क्या यहाँ निकल करके आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश प्रमुख सौर फोटोवोल्टिक पीवी निर्माण केंद्र और जैव ईंधन उत्पादक बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई देश से क्या मतलब है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से मतलब है जैसे ब्रुनोई, बर्मा जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये सारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, इनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। चीन सोलर पीवी पैनल के प्रमुख निर्यातक और इंस्टॉलर है। यानी कौन, चीन यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा सोलर पीवी जो निर्यात भी कर रहा है और इंस्टॉल भी कर रहा है। भारत ने 10 गीगावाट से अधिक सौर पीवी जोड़ा, लेकिन अभी भी आयातित पैनलों पर बहुत अधिक निर्भर। यानी हम लोग क्या करते हैं, अभी भी सोलर पीवी जो हम उसको आयात करते हैं, अभी भी हमारे पास उतना ज्यादा संसाधन नहीं है कि हम इसको बनाएं, अभी भी हम इसके आयात के ऊपर डिपेंड है। यूरोप दुनिया के पवन निर्माण उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा उत्पादित करता है। यानी जितना भी पवन ऊर्जा बनती है दुनिया में उसका 40% अकेले कौन करता है, तो यूरोप करता है। अफ्रीका में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विकेंद्रित होता है, उसमें क्या हो रहा है, तो अफ्रीका में यहाँ पे जॉब बढ़ रही है इस क्षेत्र में। जबकि अमेरिका में मेक्सिको पवन टरबाइन ब्लेड का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ब्राजील जैव ईंधन में अग्रणी नियोक्ता बना हुआ है। यानी जैव ईंधन जो होता है बायोमास, उसमें कौन है, तो इसमें ब्राजील पहले स्थान पर है। आप यहाँ पे इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं कि बी से बायोमास, बी से ब्राजील, ब्राजील इसमें पहले स्थान पर है।
अमेरिका उभरते अब तटीय पवन क्षेत्र के लिए एक घरेलू औद्योगिक आधार निर्माण शुरू कर रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम देखें, अब इस रिपोर्ट में सौर ऊर्जा के बारे में क्या बताया गया, सोलर एनर्जी के बारे में, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहा है, यानी सौर ऊर्जा जो है सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। 2021 में इसने 4.3 मिलियन नौकरियां प्रदान की। 2021 में वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड 132.8 गीगावाट सौर पीवी क्षमता स्थापित की गई, जो 2020 में 125.6 गीगावाट थी, यानी 2020 में कितना थी तो 125.6 गीगावाट, 2021 में कितना हो गया तो 132.8 गीगावाट, और ये अभी तक की सबसे अधिक है, अभी तक की रिकॉर्ड है। चीन में 53 गीगावाट 40% का योगदान है। इसके बाद अमेरिका, भारत और ब्राजील का स्थान आता है, यानी सबसे अधिक कौन कर रहा है तो चाइना, उसके बाद कौन आता है यूएसए, उसके बाद भारत, उसके बाद ब्राजील। विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, इसके बारे में हम देखते हैं तो 2021 में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित लोगों की संख्या भारत में 80,000 से अधिक थी, यानी जो डायरेक्टली जॉब में लगे हुए थे सोलर क्षेत्र में, जो डायरेक्टली जुड़े हुए थे वो कितने थे तो 80,000 से अधिक थी। किसकी बात की जा रही, भारत की। कहाँ पे थे ये तो ज्यादातर सौर पीवी के क्षेत्र में थे। केन्या और नाइजीरिया में कितने थे तो 50,000 प्रत्येक में, यानी केन्या इसमें भी 50,000 थे, उसके बाद नाइजीरिया में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 50,000 थे। युगांडा में कितने थे तो लगभग 30,000, यानी ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं सोलर के क्षेत्र में। डीआरई कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी कम है, विशेष रूप से कुशल नौकरियों के लिए डीआरई में महिलाओं की हिस्सेदारी केन्या में 41%, इथियोपिया और नाइजीरिया में 37%, युगांडा में 28% और भारत में 21%। यानी आप यहाँ पे बात की जा रही है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके क्षेत्र में जो है अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, महिलाओं को कम जॉब दी जा रही है। तो इसके बारे में ये डेटा दिया गया आपको कि कहाँ कहाँ पे कैसा है। केन्या में 41%, इथियोपिया और नाइजीरिया में 37%, युगांडा में 28% और भारत में 21%। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भारत जो है कई अफ्रीकी देश से भी पिछड़ा हुआ है इस मामले में। सॉरी। अब इसमें इस रिपोर्ट में सुझाव क्या दिया गया है तो ऊर्जा संक्रमण न सिर्फ अच्छा रोजगार देता है बल्कि सामाजिक संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। यानी अगर हम इस क्षेत्र में निवेश करते हैं, इसमें जॉब क्रिएट करते हैं तो ये सिर्फ एक रोजगार नहीं देगा, उसके अलावा क्या होगा सामाजिक संरक्षण भी देगा। सामाजिक संरक्षण का क्या मतलब है, देखिए अगर आप जॉब करेंगे आपके पास पैसा आएगा, आपका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, अगर आपकी स्वास्थ्य खराब होती है तो आप उसका इलाज करा पाएंगे, आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, लोगों के बीच आपकी समानता बढ़ेगी। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि सामाजिक संरक्षण भी दे रहा है। सफल और न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण के लिए मजबूत सार्वजनिक नीति, हस्तक्षेप और सक्षम संस्थानों की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है तो पॉलिसी हो और संस्थान भी इसको लिए लाया जाए ताकि अच्छे से और इसको अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। ऐसी औद्योगिक नीतियों का पालन करना जो घर पर अच्छी अक्षय ऊर्जा वाली नौकरियों को विस्तार को प्रोत्साहित करती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को समग्र नीति पैकेजों के साथ समर्थन देने की आवश्यकता है। ये सारे सुझाव दिए इस रिपोर्ट के अनुसार। तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे हैं जो डेटा है उसको आप नोट कर लेंगे। जैसे 12.7 मिलियन जॉब दी गई है 2021 में, ये कौन बता रहा है तो IREN ने बता रहा है, तो इसके बारे में आप नोट कर लेंगे। इस तरीके के फैक्ट जो होता है आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। अभी आपका एग्जाम होने वाला है मेंस का, तो उसके ध्यान रखते हो आप इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी तो जनवरी 2009 में बॉन जर्मनी में आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था ये। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं तो 164 सदस्य हैं। भारत कौन सा है तो IREN का 77वां संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो अबू धाबी में है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो सहयोग को सुविधाजनक बनाने, ज्ञान को आगे बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा को अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। यह औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करते हुए अक्षय ऊर्जा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यानी ये फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहला ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो किस पे काम कर रहा है, अक्षय ऊर्जा पर काम कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहा है। ये आर्टिकल भी क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बात की जा रही है तो जो हमारे ऊर्जा मंत्री है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, RK सिंह, इन्होंने क्या कहा है कि जो भारत है वो अपनी अक्षय ऊर्जा का 50% जो हासिल करने का टारगेट रखा था वो 2030 तक रखा था, उसके पहले हम लोग हासिल कर लेंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यानी ये आर्टिकल भी एनर्जी से जुड़ा हुआ है और अक्षय ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पे भारत में अक्षय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है। कुल स्थापित क्षमता कितनी है तो 151.4 गीगावाट है, जिसमें से अब इसका देखिए अलग अलग बताया गया कि किसमें कितना है। जैसे पवन ऊर्जा कितना तो 40.08 गीगावाट, उसके अलावा लघुपन बिजली से कितना तो 4.83 गीगावाट, सौर ऊर्जा से कितना तो 50 गीगावाट, बायो पावर से 10.6 गीगावाट, उसके अलावा लार्ज हाइड्रो पावर 46.51 गीगावाट। यानी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बड़ी जल विद्युत जो परियोजना है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना है 50 गीगावाट। अब वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता, भारत में कुल 37 गीगावाट क्षमता के 45 सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। सोलर पार्क में कौन कौन सा है तो पावगढ़ा 2 गीगावाट का, कुरनूल 1 गीगावाट का और भादली सेकेंड 648 मेगावाट। देश में 7 गीगावाट क्षमता के शीर्ष 5 परिचालन सौर पार्कों में शामिल है। गुजरात में 30 गीगावाट क्षमता की
सौर पवन हाइब्रिड परियोजना का विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, आप इसको याद रखें कहाँ पे किया जा रहा है। गुजरात में किया जा रहा है। 30 गीगावाट है इसकी क्षमता और ये विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा। अब यहाँ पे चुनौतियां क्या क्या है भारत के सामने, अगर हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सौर ऊर्जा को लेकर के चलना चाहते हैं, सोलर एनर्जी लेकर के चलना चाहते हैं, तो उसके क्षेत्र में हमारे लिए सामने चुनौतियां क्या क्या है। जैसे आप अगर आईएएस की तैयारी करें तो उसके लिए आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आप ऐसे ध्यान रखें, जैसे आपने पेपर को सॉल्व किया कि नहीं किया, मॉक लगाया कि नहीं लगाया, उसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि भारत के सामने चुनौतियां क्या क्या है। तो पहला, आयात पर निर्भरता। भारत के पास पर्याप्त मॉड्यूल और पीवी सेल निर्माण क्षमता नहीं है। विनिर्माण क्षमता प्रतिवर्ष 15 गीगावाट तक सीमित है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 3.5 गीगावाट के आसपास है। यानी हमें कितना चाहिए, तो 15 गीगावाट चाहिए, लेकिन हम कर कितना पा रहे हैं, तो 3.5 गीगावाट की शक्ति है हमारे पास। मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 15 गीगावाट में से केवल 3 से 4 गीगावाट मॉड्यूल तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरी यहाँ पे चुनौती क्या, मुद्दा क्या है, तो ये कच्चे माल की आपूर्ति। सिलिकॉन वेफर सबसे महंगा कच्चा माल है, भारत में निर्मित नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलिकॉन वेफर होता है, इसका कहाँ यूज होता है, तो इसका सोलर पैनल जो उसमें यूज होता है। अब ये भारत में बनता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसको आयात करना पड़ेगा। वर्तमान में 100% सिलिकॉन वेफर्स और लगभग 80% सेल आयात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी 100% सिलिकॉन वेफर जो है उसको हम लोग अभी भी आयात कर रहे हैं। उसके अलावा 80% जो सेल होता है उसको भी हम लोग आयात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हमारी निर्भरता बनी हुई है बाहर। अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे बिजली का संपर्क बनाने के लिए चांदी और एल्युमिनियम धातु के पेस्ट भी लगभग 100% आयात किए जा रहे हैं। यानी अगर हमें बिजली भी बनाना है तो यहाँ पे एल्युमिनियम और जो चांदी की पेस्ट मिलती है उसको भी हम लोग आयात ही करते हैं, उसको भी हम अपने यहाँ नहीं बना पाते, हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है संसाधन। अब यहाँ पे सरकार की पहल कौन कौन सी है अक्षय ऊर्जा को लेकर के, या इस क्षेत्र में कौन कौन सी पहल कर रही है सरकार, कौन कौन से कदम उठा रही है ताकि इसको बढ़ावा दिया जाए। तो पहला, विनिर्माण को समर्थन देने के लिए पीएलआई योजना। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पीएलआई योजना के बारे में विस्तार से डिस्कस किया, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। अगर कोई देखना चाहेगा तो वहां से देख सकता है पीएलआई स्कीम है क्या, उसके बारे में पूरा विस्तार से मैंने डिस्कस किया। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को स्थापना करने का समर्थन करना। घरेलू सामग्री की आवश्यकता डीसीआर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सीपीएसयू योजना चरण 2, पीएम कुसुम और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण 2, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है घरेलू स्रोतों से सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे क्या बताया इस योजना के तहत, यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है ताकि आप लोग इस क्षेत्र में काम करें, ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। सौर पीवी सेल और मॉड्यूल आयात पर मूल सीमा शुल्क का अधिकरण। सरकार ने आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की, यानी अगर आयात किया जाता है बाहर से तो क्या होगा, उस पर शुल्क सीमा लगेगी, उससे क्या होगा, तो माल महंगा हो जाएगा, लोग फिर भारत में बनी चीजों को खरीदेंगे। संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना एमएसआईपीएस, आईपीएस की बात की जा रही है यहाँ पे, देखिए जो आप तैयारी करें जो बनने जा रहे हैं उसकी बात की जा रही है। मुख्य रूप से पीवी सेल और मॉड्यूल पर पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड में निवेश के लिए कितना, तो 20% है, और गैर एसईजेड में 25% है। एसईजेड क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे एसईजेड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या आता है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आता है, या अक्षय ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पे सोलर हो गया, आपका जल विद्युत हो गया, उसके अलावा जियोथर्मल हो गया, उसके अलावा बायोमास हो गया, उसके अलावा विंड यानी वायु ऊर्जा हो गई। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश की गई है चित्र के थ्रू। अब यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज आरईसी, इसको देख सकते हैं आप कैसे, बिजनेस विदाउट डायरेक्ट परचेज, बिजनेस विद डायरेक्ट परचेज। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए इमेज के थ्रू दी गई है। अगर इसको समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, ये सारी चीजें वैसे भी आगे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो आप इसको इमेज के थ्रू समझ लेंगे। इमेज इसलिए दी गई ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक या ईटीआई, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसको कौन जारी करता है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ईटीआई एक तथ्य आधारित रैंकिंग है जिसका उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्माताओं और व्यवसायियों को एक सफल ऊर्जा परिवर्तन के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में सक्षम बनाना। यानी यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उसके अलावा जो उद्योग वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको ये बताना है कि कैसे इसको लेकर के चलना है, इसके लिए क्या क्या कानून होना चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए, सारी चीजें बताना। ऊर्जा प्रणालियों की बेंचमार्किंग हर साल पूरे देश में की जाती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन पहल का हिस्सा है। इसके पहले किसको जारी किया जाता था, तो इसके पहले एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स पर जारी किया जाता था। यानी पहले कौन जारी होता था, तो एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता था। उसी के स्थान पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक लाया गया है। एटीआई ऊर्जा निर्णय लेने वालों के लिए एक उपकरण है जो एक व्यापक वैश्विक सूचकांक बनाने का प्रयास करता है, जो देश के स्तर पर ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। यानी ये क्या करता है, तो प्रत्येक देश के स्तर पर ऊर्जा प्रणाली को ट्रैक करता है, उसके बारे में देखता है और उसके आधार पर रैंकिंग तय करता है।
इसमें व्यापक आर्थिक, संस्थागत, सामाजिक और भू-राजनीतिक विचार भी शामिल है जो एक प्रभावी ऊर्जा संक्रमण के लिए सक्षम स्थिति प्रदान करते हैं। यानी यहाँ पे आप आर्थिक, संस्थागत, सामाजिक और भू-राजनीतिक यानी सब सारे पक्षों को कवर करके चला जाता है ताकि अच्छे से इसको इंडेक्स तैयार किया जा सके और इसको अच्छे से लेकर के चला जा सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बात क्या की जा रही है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जो है, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, तो एशिया के बारे में बात की जा रही है। एशिया की जो इमर्जिंग यानी जो इस क्षेत्र में बढ़ते हुए देश हैं उसके बारे में बात की जा रही है। इसको कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले कौन आएगा एशिया में, अगर देखें तो मलेशिया। ओवरऑल कितना, तो ये 39 पे है और एशिया में देखेंगे तो पहले पर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया की 87 है, उसके अलावा आप लोग इनमें से देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला मैंने बता ही दिया है एशिया में। अब यहाँ पे हम देखेंगे विश्व के स्तर पर कौन होते हैं, तो इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पे स्विट्जरलैंड, पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट दी गई तो आप उसको देख लेंगे इनमें से। अभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसके बारे में, तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बिल ला रही है, एक कानून ला रही है। किसके बारे में, तो जो अनाथ बच्चे हैं या जिनके साथ कोई गलत काम होता है, माँ बाप भगा देते हैं घर से, उनके बारे में ये ला रही है हिमाचल प्रदेश सरकार बिल। उनके बारे में कानून ला रही है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, देखते हैं हम इसको अच्छे से पूरा क्या है मुद्दा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों की कैसे पढ़ाई हो रही है। अब इन लोग को घर नहीं मिल रहा है, स्कूल तो छोड़िए, खाने को नहीं मिलता, तो कैसे समस्याएं लेकर के चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। जहाँ पे ये बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और आत्मनिर्भरता अधिनियम 2023 ये हिमाचल प्रदेश सरकार ला रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच वित्तीय और संस्थागत लाभ प्रदान करेगी। यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अधिनियम यह सुविधा प्रदान करता है कि ऐसे बच्चों और वयस्कों को समाज के मुख्य धारा को सक्रिय सदस्य बनने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग प्रदान की जाएगी। पहल की आवश्यकता, यानी इस पहल को लाने का पीछे उद्देश्य क्या है, पहल क्यों लाई गई, इसका जरूरत क्या थी, क्यों लाना पड़ा इसको। अनाथों को अन्य लोगों की उदारता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और राज्य स्वयं माता पिता के रूप में कार्य करेगा। यानी जैसे आप देखेंगे ना डीपीएसपी में क्या कहा गया है, तो जो भारत है वो कल्याणकारी राज्य होगा। तो इसी के आदर्श पर काम करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार एक ये कानून लेकर के आई। इसके आधार पर अब क्या कर रही है कि जो अनाथ बच्चे हैं वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे, सीधा इनको कौन देखे, तो सरकार इनकी देखभाल करेगी। उसके बारे में ये बात है। मुख्य विचार क्या है, तो अधिनियम ने अनाथ को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित किया जो वर्तमान में जैविक माता पिता के बिना यह है या जिनके माता पिता चिकित्सीय रूप से देखभाल करने में अक्षम साबित हुए हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैविक माता पिता के बिना का क्या मतलब है, जिन्होंने पैदा किया उसके बिना, अगर मान लीजिए वो लोग नहीं है तब भी। और यहाँ पे एक अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि और किसको कवर किए गए, जिनके माता पिता चिकित्सीय रूप से देखभाल के सक्षम नहीं है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लीजिए किसी के पापा हैं, अब भगवान ना करे मान लीजिए वो पैरालाइज हो गए, खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर आपका देखभाल कैसे करेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ऐसे बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है। सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक कारकों के कारण अभिभावकों या माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चों के लिए भी इसका दायरा बढ़ा दिया गया। नहीं जैसे आप देखें कुछ अपाहिज बच्चे होते हैं, विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उनको भी छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए किन्नर निकल गए तो उनको भी छोड़ दिया जाता है, या उसके अलावा किसी और तरीके से मंद बुद्धि जिसको कहा जाता है, दिमाग थोड़ा सा तो उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो इन सबको ये कवर करेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लगभग समाज में सारे बच्चों को कवर कर रहा है। और देखिए कहा जाता है ना कि किसी भी देश का भविष्य बच्चों के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो अगर बच्चे ही सही नहीं रहेंगे तो फिर भविष्य कहाँ जाएगा, आप खुद सोच करके देखिए। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है सरकार, इसकी सराहना करनी चाहिए। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबको कवर कर रही है, किसी को छोड़ नहीं रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बच्चे को माँ बाप नहीं होते तो बेचारे उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बेचारे सब बैठे हैं, खाने पीने की कोई वो ही नहीं है। अब यहाँ पे लाभार्थी कौन कौन होंगे, यानी किसको किसको लाभ मिलेगा इसका, तो अधिनियम के लाभ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को भी दिए जाएंगे। जैसे कि वे जो बिना घर के हैं या श्रम कानून के उल्लंघन में काम कर रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। या जो लेबर लॉ है उसके अंतर्गत जो जिनको काम करने से मना किया गया अगर उसके अंतर्गत फिर भी काम कर रहे हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। भीख मांगने के लिए मजबूर बच्चे या जिनके अभिभावकों ने धमकाया, दुर्व्यवहार किया या शारीरिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाने का इरादा किया, उनका भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान रखा जाएगा। यानी जो भीख मांगते हैं उनको भी शामिल करेंगे। उसके अलावा अगर माँ बाप सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे आप देखें कई सारे मुद्दे निकल करके आते हैं कि यहाँ पे अपने औलादों को बेच दिया जाता है, इस तरीके का कोई मुद्दा था तो उसको भी सरकार यहाँ पे कवर करेगी। उसके अलावा कानूनी उम्र से पहले शादी के जोखिम वाले बच्चे, किसी अपराध से प्रभावित या नशीली दवाओं के दुरुपयोग की चपेट में आने वाले बच्चे भी अधिनियम के दायरे में आएंगे। निधि आवंटन क्या होगा, तो यहाँ पे लाभार्थियों को गर्मियों में 5,000 और सर्दियों में इतनी ही राशि, यानी सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। किस लिए, कपड़े खरीदने के लिए। प्रमुख त्योहारों को मनाने के लिए कितना दिया जाए, तो 500 रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे स्टेप है, लगभग समाज के सारे बच्चों को कवर किया जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो भावनात्मक रूप से पीड़ित हों या शारीरिक रूप से हों, चाहे उनके माँ बाप उनको पालने में सक्षम हो या अक्षम हो। अगर अक्षम है तो उनको भी शामिल किया जा रहा है, और कोई समस्या तो उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग समाज के सारे बच्चों को जो शोषण या वंचित हो सकते हैं उनको लेकर के चल रही सरकार।
अनाथों को राज्य और भीतर छुट्टी लेने की अनुमति दी जाएगी और सरकार 3 सितारा होटल में 10 दिनों के लिए ट्रेन टिकट और आवास प्रायोजित करेगी। यानी यहाँ पे 3 स्टार जो होटल होंगे वहाँ में सरकार क्या करेगी, तो इनको 10 दिन वहाँ पे ले जाएगी, इंजॉय कराएगी, ताकि ये भी इस चीज को फील कर सकें और आगे अपने देश का, अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। बहुमत की आयु प्राप्त करने पर सरकार उन्हें कॉलेज में दैनिक खर्च के लिए ₹4000 मासिक भत्ता प्रदान करेगी। बहुमत की आयु का क्या मतलब है, यानी वयस्क होने पर, एडल्ट होने पर क्या होगा, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, आपको ₹4000 मंथली देगी, ताकि आप क्या करें, आप अपने कॉलेज का खर्चा उठा सकें, आप कॉलेज में चुप मार के पढ़ाई कर सकें, अपने देश के, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ना कि आप पैसे कमाने की टेंशन लेकर बैठे रहें। आईटीआई तथा अन्य शासकीय महाविद्यालयों जैसे संस्थानों में हितग्राहियों के छात्रावास शुल्क का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी अगर आईटीआई जैसा कोई संस्थान है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका जो हॉस्टल फीस होता है वो भी गवर्नमेंट ही पे कर देगी, आपको पे करने की जरूरत नहीं। यानी आप पे देख सकते हैं लगभग सरकार सारे पक्षों को कवर करके एक तरीके से अनाथ बच्चे हो गए, भीख मांगने बच्चे हो गए, यानी जिनको भी कोई समस्या है बच्चों को, उनको पूरा कवर करके उनका अच्छे से डेवलपमेंट करने की बात कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी प्रत्येक जिले में क्या होगा, तो बाल कल्याण समिति बनाई जाएगी। इस अधिनियम के तहत ये बताया जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अधिनियम के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपाय क्या क्या हैं। तो अधिनियम कहता है राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व निवासियों के लिए और 23 वर्ष की आयु तक निर्धारित असाधारण मामलों में व्यवस्था करेगी। यानी सामान्यतः कितना, तो 21 वर्ष तक, लेकिन अगर कोई विशेष कंडीशन में तो कितना, 23 वर्ष तक इनकी देखभाल करेगी। और अनाथों के लिए उनकी शिक्षा प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट देने के साथ साथ देखभाल के बाद के संस्थानों में रहने के लिए जगह प्रदान करेगी। आवर्ती जमा खाते प्रत्येक बच्चे और अनाथ के लिए खोले जाएंगे, क्योंकि अगर आप खाता ही नहीं खोलेंगे तो पैसा भेजेंगे कहाँ, कितने बच्चों को डायरेक्ट आप जाके हाथ में पकड़ाएंगे। राज्य सरकार इन खातों में प्रचलित दरों के अनुसार अंशदान करेगी। प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति की स्थापना की जाएगी जो जरूरतमंद बच्चों की मांगों पर गौर करेगी। समिति पश्चातवर्ती देखभाल संस्थानों में प्रवेश की अनदेखी करेगी और अनाथों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करेगी। यह समिति का काम क्या होगा, तो अनाथों की पहचान करेगी और उनके लिए उचित व्यवस्था करेगी, उनको लाभ दिलाएगी इस योजना का। यहाँ पे बात करते हैं मिशन वात्सल्य के बारे में। मिशन वात्सल्य क्या, तो ये बच्चों से जुड़ा ही एक स्कीम सरकार के, तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। मिशन वात्सल्य क्या, देश में महिला एवं बाल संरक्षण सेवाओं हेतु अम्ब्रेला योजना एक प्रकार की। अम्ब्रेला योजना क्या होता है, अम्ब्रेला योजना का मतलब है कि जिस योजना के तहत और अलग अलग छोटी छोटी योजनाओं को कवर किया गया उसको अम्ब्रेला योजना कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं योजना का आरंभ कब हुआ, तो 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हुआ था, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ था इसका। योजना का कार्यान्वयन कब से किया, तो 1 अप्रैल 2022 से किया गया। उसके अलावा उद्देश्य क्या है, तो देश में बच्चों हेतु स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। योजना का मुख्य पहल क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में एक राष्ट्रीय मानव दूध बैंक को स्थापित किया गया है। उसके अलावा पांचवा क्या, तो बजट 2000 इसके लिए कितना दिया गया था, तो इसके लिए 2021-22 के बजट में 999 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यहाँ पे मिशन वात्सल के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से एक एक पॉइंट। मिशन वात्सल क्या है, तो मिशन शक्ति और पोषण 2.0 के साथ योजनाओं के एक नई तिकड़ी में से है। तिकड़ी में से क्या मतलब, जहाँ 3 योजना है उसमें से बात की जा रही है। तो कौन कौन से हैं, पोषण 2.0, उसके अलावा मिशन शक्ति, उसी के साथ एक और कौन है, मिशन वात्सल, जिसका उद्देश्य हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। यह बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं पर केंद्रित है। यह अनिवार्य रूप से चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज नाम पहल से मौजूद योजना का बदलाव संस्करण है। यानी पहले कौन सी नाम थी, तो यहाँ पे था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज नामक पहल थी। अब उसी का स्थान पर क्या आया है, तो मिशन वात्सल्य आया है। अब इसका उद्देश्य क्या है मिशन वात्सल्य का, भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। उसके अलावा बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना। उसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के जनादेश को पूरा करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना और एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने, सारे इसके उद्देश्य हैं। इसके अव्यय क्या क्या है, तो सेवा वितरण संरचनाएं, संस्थागत देखभाल या सेवा और गैर संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल, आपातकालीन आउटरीच सेवाएं जैसे चाइल्ड लाइन, हेल्पलाइन हो गया, कौन सा 1098 के माध्यम से, और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ये इसके अव्यय हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो मार्च 2007 में की गई थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, यानी एक प्रकार का वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय क्या होता है, जिसकी स्थापना कानून पास करके की गई, उसको वैधानिक निकाय कहा जाता है। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जाहिर सी बात है, बच्चों से जुड़ा मुद्दा है तो किसको कौन देखेगा, कौन सा मंत्रालय। आयोग का कार्य क्या, तो भारत के संविधान में निहित जो बाल अधिकार है उसके अलावा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उनको देखते, उनसे जुड़ा मुद्दा यहाँ पे ये देखता है। और ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सको 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। अब ये आर्टिकल किसके बारे में है, तो एमपीआई क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। इसको कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है हमारे नेशनल लेवल पर, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बताया, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार
वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि में के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। कितना? 13.5 करोड़ लोग यहाँ पे बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। अब यहाँ पे बहुआयामी गरीबी का मतलब क्या है? देखिए, एक तो होता है कि आप आय के स्तर पर गरीब हैं, एक होता है पोषण के स्तर पर गरीब है। लेकिन बहुआयामी का क्या मतलब है? कुछ लोग शिक्षा के स्तर पर गरीब हैं, कुछ स्वास्थ्य के स्तर पर, कुछ रहने सहने के, कुछ आर्थिक, कुछ और किसी कारण, तो उसको बहुआयामी गरीबी कहा जाता है। जो कई प्रकार के कई क्षेत्रों में गरीबी देखी जाती है, उसको बहुआयामी कहा जाता है। तो उसके बारे में ये बात की जा रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का यह दूसरा संस्करण दोनों सर्वेक्षण कौन कौन सा? तो NFHS 4 और 5 दोनों को मिलाकर के बात की जा रही है कि बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए भारत के MPI की बेसलाइन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। अपनाई गई व्यापक कार्य पद्धति वैश्विक कार्य पद्धति के अनुरूप है, यानी यहाँ पे विश्व के स्तर पर जैसे काम किया जाता है उसी के स्तर पर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी चीज को लेकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है, जो 12 SDG संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाया गया। कौन कौन सा नापता है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन 3 चीजों को नापता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई, गैर स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल है। सभी उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं, इन सब में सुधार हुआ है, यहाँ पे ये बता रही सरकार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी में गिरावट आई कितने प्रतिशत की? तो 9.89% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इस अवधि के दौरान क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी कितना है? 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। यानी चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण, दोनों जगह गरीबी घट रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीबी कमी कितनी? तो 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, जो कि गरीबी की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। सबसे अच्छा सुधार किसने किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 700 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में हुई है। MPI मूल्य कितना था? तो पहले तो 0.117 से लगभग आधा होकर कितना हो गया? 0.066 हो गया है। और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है, जिसके फलस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले SDG लक्ष्य 1.2 क्या कहते हैं? तो बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। तो भारत अगर इसी तरीके से काम करेगा तो उसके पहले ही पार कर लेगा। नेक्स्ट आर्टिकल भी नीति आयोग के बारे में, किसके बारे में? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में बात की जा रही है। इसको भी नीति आयोग ने जारी किया, तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या बात करें? नीति आयोग ने भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक क्या EPI 2022 नामक रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा संस्करण? तो 3rd संस्करण है इसका। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने इसका सहयोग किया नीति आयोग का, जिसने सूचकांक जारी किया, दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, उसके बाद जारी किया। अब इसमें क्या बात की? तो यहाँ पे राज्य और यूटी के साथ साथ जिला स्तर पर भी देखा गया, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी देखा कि कौन सा जिला किस लेवल पर तैयार है, कौन सा जिला अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है इसमें। रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के निर्यात कारोबार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें क्षेत्र विशेष के साथ जिला स्तर पर वस्तु निर्यात के रुझान भी शामिल, यानी जिला स्तर पर भी इसको देखा गया और ये पहली बार हुआ है। EPI 2022 रिपोर्ट राज्यों के प्रदर्शन का 4 स्तंभों में मूल्यांकन करती है, यानी कौन कौन से बेस हैं इसके? 4 बेस हैं। कौन कौन से? नीति हो गया पहला, यानी कि पॉलिसी, व्यवसायिक परिवेश, उसके अलावा निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन। ये 4 ऐसे स्तंभ जिसके आधार पर ये इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता है। इंडेक्स में 56 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है, ये तो 4 बेस हो गए। उसके अलावा इंडिकेटर कौन कौन से? 56 इंडिकेटर हैं, जिनसे राज्यों और यूटी के निर्यात मामले में राज्य व जिला दोनों स्तर पर निर्यात तैयारी की समग्र तस्वीर सामने आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से स्तंभ थे, उसके बारे में क्या बात की जा रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे नीति स्तंभ। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य और जिला स्तर पर निर्यात से जुड़े नीतिगत इकोसिस्टम और इसके इर्द गिर्द खड़ी संस्थागत संरचना पर आधारित मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बताया कि जो व्यवसायिक परिवेश हो गया, उसके अलावा नीति स्तंभ हो गया, सारी चीजें यहाँ पे ये बताया कि किसके अंतर्गत किसको क्या देखा जाता है। इसको आप लोग अपना ध्यान से देख लेंगे, PDF पढ़ लेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है। अब इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो और ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब यहाँ ये स्तंभ जो है, ये चारों बेस जो है, उसको आगे 10 उपस्तंभों में बांटा गया। कौन कौन से? उसमें निर्यात संवर्धन नीति हो गया, संस्थागत रूपरेखा ढांचा हो गया, व्यवसायिक परिवेश हो गया, ढांचागत सुविधाएं हो गई, परिवहन संपर्क हो गया, निर्यात सुविधाएं, व्यापार समर्थन, अनुसंधान एवं विकास संरचना, उसके अलावा निर्यात में विविधता और वृद्धि को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल है। अब यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हैं, सबसे पहले पे कौन है? तो यहाँ पे तमिलनाडु है। कौन सी श्रेणी आ गई? इसकी तटीय, आप सभी को पता है। इसका स्कोर कितना? 80.89 है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है? तो लक्षद्वीप है।
ये यूटी छोटे राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। कितना स्कोर इसका 11.30 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 5 यहाँ पे मैंने दे दिया, ऊपर से यहाँ पे टॉप 5, नीचे से आप इसको देख लेंगे। ये कुछ शॉर्ट न्यूज है, जैसे श्री राकेश पाल भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। श्री राकेश पाल भारतीय तटरक्षक आईसीजे के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। ये कौन से नंबर के? तो 25वें महानिदेशक हैं। वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। उन्होंने कोच्चि के भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य से गोलाबारी, बंदूक या तोपचाने की विद्या और हथियार प्रणालियों में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पे राकेश पाल जी के बारे में। अभी एनटीपीसी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ईटीएचआर वर्ल्ड फ्यूचर एक्सेल अवार्ड मिला है इनको। इसलिए देखते हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। शिक्षा में जो वर्चुअल होता है, वर्चुअल का तो जो ऑनलाइन माध्यम होता है उसके बारे में बात की जा रही है, उस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया, आप यहाँ पे देख लेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से। लेक्चर बहुत लंबा हो गया तो कोई फायदा नहीं इसको पूरा एक्सप्लेन करने का। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए रियली सॉरी। और आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा डिले हो गया, उसकी वजह से रियली सॉरी। डेली ये नहीं होगा। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। आप सबको सपोर्ट के लिए थैंक यू, और बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।